बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस करते हैं जी सेल साइकिल के दूसरे फेज़ को। इंटरफेज़ को हमने डिस्कस किया है डिटेल के साथ। अब डिस्कस करते हैं एम फेज़ को। एम फेज़, ये नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि एम फेज़ जो है इसमें क्या होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस या अच्छा जी, हमारे पास जो सेल डिवीज़न है वो दो तरह से होती है। एक होती है माइटोसिस और दूसरी जो है ये मियोसिस होती है। माइटोसिस हमारे पास सोमेटिक सेल्स में होती है। सोमेटिक सेल्स यानी बॉडी सेल्स में होती है। और मियोसिस जो है ये जर्म सेल्स में होती है, जर्म सेल्स। और इनका काम क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन। अच्छा, तो डिस्कस करते हैं, ये शुरू करते हैं माइटोसिस से। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। क्यों? इसकी वजह ये है कि इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो रिड्यूस नहीं होता है। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें माइटोसिस को, तो इसकी डिफिनीशन हम कुछ इस तरह से करेंगे। डिफिनीशन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which daughter cell receive same number of chromosome, same number of chromosome as of parent cell। मतलब ये है कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर होंगे उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। इसलिए इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है जी। अब जो एम फेज़ है, एम फेज़ के आगे अगर फेजेस की बात करें हम, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, ठीक है, एम फेज़ में अगर इसकी फेजेस की हम अगर बात करते हैं तो इसमें भी दो फेजेस होते हैं। फेजेस कुछ भी नहीं है, तमाम सेल साइकिल जो है ये तमाम का तमाम ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें जो चेंजेस होती हैं, चेंजेस को हमने नाम दिया है फेजेस का। हमने अलग अलग फेज़ बनाए हुए हैं कि इस फेज़ में ये तब्दीली, उन तब्दीलियों को नाम दिया गया है फेजेस का। तो दो फेजेस आते हैं एम फेज़ के। अगर फेजेस की हम बात करते हैं तो एक हमारे पास आ जाता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है, कैरियो का वर्ड हम जानते हैं कैरियन से निकला है। कैरियन मीन न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस जो है दिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस जो है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। तो जब भी हमारे पास सेल डिवाइड कर रहा होता है, जब भी हमारे पास क्या होता है, सेल डिवीजन फेज के अंदर होता है, तो सेल सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस करता है। क्या करता है? सेल का
न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है जी। तो हम कैरियोकाइनेसिस के फेजेस पढ़ेंगे। पहले कैरियोकाइनेसिस के हमारे पास 4 फेजेस हैं। पहले नंबर पे आ जाता है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज और थर्ड है एनाफेज और फोर्थ है टीलोफेज। अगर टाइम के लिहाज से हम देखते हैं कि टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम अगर इसको हम देखते हैं कि कौन सा फेज सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, तो हमारे पास सबसे बड़ा फेज जो है ये प्रोफेज है। प्रोफेज के बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है टीलोफेज और तीसरे नंबर पर है मेटाफेज और सबसे जो शॉर्टेस्ट फेज है वो है एनाफेज। ठीक है जी। तो लॉन्गेस्ट फेज हमारे पास है प्रोफेज और शॉर्टेस्ट फेज जो है वो एनाफेज है। अभी प्रोफेज शुरू करते हैं। प्रोफेज के आने से पहले मतलब प्रोफेज शुरू होने से पहले हमारे पास सेल जो है वो कुछ हमने क्या कहा था, सेल साइकिल ड्रा करके इस तरह से है। ठीक है जी। ये G1 है, ये S फेज है, ये G2 और ये G2 के साथ ये आ गया प्रोफेज। क्या आ गया? प्रोफेज यहाँ से शुरू हो गया है। M फेज का प्रोफेज जो है क्या है, यहाँ से शुरू होता है। तो इस प्रोफेज के दौरान सेल क्या करता है, सेल हमारे पास अब G2 फेज के दौरान हमें जो सेल मिला है वो कुछ इस तरह से होता है। G2 फेज के दौरान इस तरह से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है ये क्रोमोसोम है। ठीक है जी। इसके बाद ये जब उसमें एंटर करता है प्रोफेज में, तो प्रोफेज में हमारे पास सेल कुछ इस तरह से बना हुआ मिलता है हमें। ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये हमारा क्रोमेटिन मटेरियल। अभी हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है ये क्या है, इंटरवाइंड है, मतलब उलझा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ इसको क्या कहते हैं कि ये इंटेंगल्ड है। क्रोमोसोम हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो इस हालत में है, इंटेंगल्ड हालत में है। ठीक है जी। अभी सुलझना शुरू किया है। तो इसमें सेल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, सारा कुछ गाल्जी बॉडीज़ हो गया, इस तरह से ER हो गया और ये गाल्जी बॉडी ऊपर प्रेजेंट है। इसके साथ यहाँ पर जो है हमारे पास 2 सेंट्रियोल मौजूद हैं। 2 सेंट्रियोल्स हमारे पास क्या हैं, मौजूद हैं। सेंट्रियोल हमने कहा था ये किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है जी। अब इस शेप की जो सेल है ये अब यहाँ से क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। प्रोफेज से ये सेल आगे अब कुछ इस शेप का सेल हमारे पास प्रेजेंट है, जिसमें ये गाल्जी आ गया।
ये भी गाल्जी आ गया, ये आ गया ER, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये है क्रोमेटिन, या इसको हम क्या कह सकते हैं, DNA कह सकते हैं, ठीक है ना। DNA अनटेंगल्ड DNA अभी भी कुछ उलझा हुआ है, ठीक है जी। और ये जो दोनों हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये सेंट्रोजोम है, ठीक है। दो सेंट्रियोल हैं हर सेंट्रोजोम के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, कौन से हैं, ये सेंट्रोजोम है, ठीक है जी। दोनों में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो अब जब यहाँ से आगे मज़ीद प्रोफेज आगे बढ़ेगा, तो प्रोफेज जब यहाँ से आगे निकलेगा, स्टार्ट किस तरह से होगा, सबसे पहले हमारा जो DNA है, क्या चीज़ है, DNA। जगह की थोड़ी सी कमी है, इसको थोड़ा रफ करते हैं। चलें सेल स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं। इधर सबसे पहले क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिन है, DNA किसकी फॉर्म में है, यहाँ पर हमारे पास क्रोमेटिन की फॉर्म में, किसकी है, क्रोमेटिन की फॉर्म में। तो ये क्रोमेटिन जो है ये कंडेंस होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंसेशन। इस तरह काइलिंग हो के इसकी क्या हो जाती है, कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। सबसे पहले क्या होगा कि क्रोमोसोमल मटेरियल जो है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है, इसका क्या होता है, कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो एनिमल सेल के अंदर हमने क्या कहा कि ये सेंट्रियोल्स दो, ये कापी तो बन गए हैं पहले से ही इंटरफेस के दौरान। अब यहाँ से एक कापी जो है ये क्या होगी, एक पोल पर रह जाएगी और दूसरी उसके अपोजिट पोल पे चली जाएगी। तो दो कापियाँ सेंट्रियोल की, ये क्या करते हैं, इस सेंट्रियोल की कॉपीज़ भी जो हैं अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं। तो दूसरा पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि क्रोमेटिन स्टार्ट कंडेंसिंग, मतलब क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछे कि प्रोफेज के दौरान क्या क्रोमोसोम नज़र आते हैं, तो बिल्कुल हम कहेंगे कि क्रोमोसोम नज़र आ सकते हैं, लेकिन उस तरह से क्लियर नहीं होते हैं जिस तरह मेटाफेज के दौरान हमें नज़र आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमने क्या बात की कि सेंट्रोजोम जो हैं, दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। सेंट्रोजोम मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे चले जाएंगे सेंट्रोजोम। और इन सेंट्रोजोम से क्या निकलेगा, स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगी। क्या निकलेगा, स्पिंडल फाइबर्स। अब ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं, इनसे ये जो छोटे धागे हैं, ये इस तरफ वाले एक छोटे धागे निकलेंगे, उनको हम कहेंगे एस्टर्स। क्या कहेंगे, एस्टर्स। और एक इस तरह से लंबे धागे भी निकलेंगे। किस तरह के धागे निकलेंगे, लंबे धागे भी निकलेंगे इधर आगे की तरफ। उनको हम क्या कहेंगे कि क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। ये जो तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं क्या हो जाएंगे,
एराइज हो जाएंगे। इन सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर्स एराइज हो जाते हैं जी। उसके बाद ये जो क्रोमोज़ोम है, क्रोमोज़ोम ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ क्या हो जाते हैं, विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं कि क्रोमोज़ोम विथ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्रोमोज़ोम विथ टू सिस्टर chromatids become विजिबल बन जाते हैं, मतलब नजर आना शुरू हो जाते हैं। चौथा पॉइंट, हमारे पास जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, और अंदर जो यहाँ पर न्यूक्लियोलस है, गाल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस, ये क्या हो जाते हैं, ये डिसअपियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिसअपियर, गायब हो जाते हैं, एक तरह से ये डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है जी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, पांचवा पॉइंट अगर हम इसका लिखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूटना शुरू हो जाती है या टूट जाती है, हम ये कहते हैं प्रोफेज के दौरान। ठीक है जी। अभी सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर्स की हमने बात की, लेकिन अभी आगे मतलब पूरी तरह से इसकी डिसइंटीग्रेशन जो है सेल की, हम क्या कहते हैं कि अभी नहीं हो सकी है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो एनिमल सेल के अंदर, अगर एनिमल का सेल है तो स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से अराइज होंगे, इन सेंट्रोजोम से या सेंट्रियोल से जो है वो स्पिंडल फाइबर्स अराइज होंगी। लेकिन अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर ये डायरेक्टली जो है क्या हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स डायरेक्टली अराइज होते हैं, सेंट्रियोल उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इसकी कंप्लीशन किस तरह से होगी, प्रोफेज की, जो पहला फेज़ है माइटोसिस का, तो इसके अगर हम कहते हैं कि इसको हम किस तरह से मार्क कर सकते हैं कि अब प्रोफेज ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है जी। इसमें चेंजेस मुसलसल जो हैं, इसमें ड्रामेटिक फेज़ है, ये जो डिवीज़न फेज़ है, इसमें चेंजेस मुसलसल जो हैं सेल के अंदर होती रहती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है उसकी कंडेंसेशन हो गई, दो क्रोमेटिड्स अपीयर हो गए, ये बात हमने कर लीजिए। उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर फार्मेशन है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, इसकी बात हमने कर ली। लास्ट इवेंट जो है हमारे पास, हमने क्या कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई है। और एक बात अगर हम ये देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस पूरे प्रोसेस के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान, पूरे प्रोसेस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया नहीं टूटता है, क्योंकि सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। तो इसके साथ ये माइटोसिस में प्रोफेज का फेज़ जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस में आगे मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ वगैरह इन तमाम को हम डिस्कस करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।